मेरा नाम संगीता है। हम मिडिल क्लास लोग थे। घर में मेरे मम्मी पापा दादी हम 4 लोग रहते थे। हमारा छोटा सा परिवार था। पापा एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। मेरी मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत झगड़ते थे। मेरे पापा की शादी मेरी दादी ने अपनी पसंद से की लड़की से करवाई थी। मेरे पापा किसी और से शादी करना चाहते थे, लेकिन दादी ने अपनी पसंद की लड़की से मेरे पापा की शादी करवा दी। पापा ने दादी की जिद के आगे मेरी माँ से शादी कर ली। मेरी माँ पापा की शादीशुदा ज़िंदगी कभी खुशहाल नहीं गुजरा। उन लोगों में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता। पापा भी माँ पर हाथ उठा देते। माँ भी तंग आ चुकी थी। मेरे पैदा होने के बाद भी उन दोनों में कभी नहीं बनी थी। मेरी माँ को उम्मीद थी कि शायद माँ बन जाऊँ तो मेरे पति मुझे चाहने लगेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ की सोच गलत थी। मेरा पैदा होने के बाद भी पापा मम्मी को कभी पसंद नहीं किए। पापा ड्रिंक करते चले आते थे और माँ से मारपीट करने लगते थे। माँ भी पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। वह भी इस घर को छोड़कर जाना चाहती थी। पापा को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन दादी की वजह से मेरे माँ पापा शादी को 8 साल हो गए थे। अब ऐसा वक्त आ गया था कि मेरे मम्मी पापा एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। माँ पापा की लड़ाई झगड़े में दादी भी तंग आ चुकी थी। वह भी गहरी सोच में डूब चुकी थी। वह दादी भी हम लोगों को छोड़कर चली गई थी। दादी के मरने के बाद पापा ने मेरी माँ को तलाक दे दी। मैं 8 साल की थी। माँ पापा के तलाक होने के बाद मुझे मेरे पापा ने रखा था। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। उसने पीछे मुड़कर मुझे कभी नहीं देखा। कभी कभी तो मैं यह सोचती हूँ कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती थी, वह मुझसे कभी मिलने नहीं आई। खैर, माँ के जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। जब पापा दूसरी शादी करके घर आए तो उन्होंने मुझे अपनी दूसरी पत्नी से मिलवाया। मैं उन्हें देखकर खुश हो गई। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। पापा दूसरी शादी करके बहुत खुश थे। मेरी दूसरी माँ ने अपने साथ अपना एक भाई भी मेरा भाई भी लेके आई, जिसका नाम अखिल था। माँ के जाने के बाद दादी के कमरे में सोती थी। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। खैर, धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता गया। मेरे पापा मेरी सौतेली माँ के साथ बहुत खुश थे। मेरी सौतेली माँ मुझे जरा भी प्यार नहीं करती थी। वह मुझसे घर का सारा काम करवाती थी, ठीक से खाने के लिए भी नहीं देती। घर का सारा काम करके मैं थक कर चूर हो जाती। जब मैं खाने के लिए बैठती तो अखिल भी मुझे बहुत परेशान करता था। वह मेरे खाने की प्लेट लेकर भाग जाता। कभी कभी मैं भूखे पेट ही सो जाया करती। खैर, दिन इसी तरह से गुजरता गया और मैं 18 की हो गई। मैंने 10वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दिया था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। घर के पास में ही सरकारी स्कूल था, जहाँ से मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई पूरी की थी। मेरी सौतेली माँ मुझे आगे पढ़ने नहीं दी। वह कहने लगी, जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पढ़ाई करने की। घर का सारा काम करोगी और घर में रहोगी। मैं स्कूल जाती थी तो घर का काम उनको करना पड़ता था। एक दिन मैं दिन भर स्कूल में रहती, इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह पापा मेरे लिए बहुत ही गलत गलत बातें करती थी। वह पापा के मेरे खिलाफ भड़काती। पापा भी उसकी बातों में आ जाया करते और मुझ पर हाथ उठा दिया करते। पापा ने मुझे मना कर दिया कि आगे पढ़ने के लिए। इसी तरह मेरी 10वीं तक की पढ़ाई हो पाई। अब मैं घर पर ही रहने लगी। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप उठी। मेरे रात को खाना बनाया। मम्मी पापा और अखिल सब ने मिलकर खाना खाया। जो खाना बचा था मैं उसमें से मैंने भी खा लिया। अपने कमरे में सोने के लिए आ गई। दादी का कमरा तो वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन दादी के कमरे में कुंडी नहीं लगती थी। दादी मेरी बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उन्हें कोई मतलब नहीं था कुंडी लगने का। वह दरवाज़ा खुला करके ही सो जाया करती थी, लेकिन बिना कुंडी लगा के सोने से मुझे बहुत डर लगता था। क्योंकि अब मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। मेरी सौतेली माँ का भाई भी मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से देखा करता था। इससे पहले भी वह बहुत बार मेरे कमरे में बेवजह आ जाया करता था, मेरे बिस्तर पर बैठ जाया करता था, मुझसे बदतमीज़ी करने लगता। मैं उससे कहती थी कि मैं अपने पापा को बता दूंगी। वह कहता कि बता दो, उसके बाद मेरी बहन तुम्हारा वह हाल करेगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो जाया करती। अखिल कभी कभी घर में रहता और कभी बाहर रहता। जिस दिन वह नहीं रहता था मैं बहुत सुकून
से सोती थी, लेकिन जिस दिन वह घर में रहता मैं बहुत बेचैन होकर सोया करती थी। आज अखिल घर पर ही था और तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी बाहर बारिश देख रही थी। बिजली जोर जोर से कड़क रही थी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं सिमट कर बिस्तर पर लेट गई। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं चौंक कर उठी और मैंने आवाज़ दी, कौन है? मेरे कमरे में लाइट बंद थी, लेकिन बादल कड़कने की हल्की सी रोशनी कमरे में आ रही थी। मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह अखिल है, लेकिन इस वक्त घर में और कोई नहीं है, सिर्फ अखिल ही था। पापा तो इस वक्त मेरे कमरे में आ ही नहीं सकते। वैसे भी मेरी सौतेली माँ से शादी करने के बाद मेरे पापा ने मुझे कभी कहीं सही ढंग से बात नहीं की थी, तो मेरे कमरे में शायद ही वे कभी आते थे। खैर, मैंने कभी फिर से आवाज़ दिया, कौन है वहाँ? उसने भरी आवाज़ में कहा, अरे पहचाना नहीं? मैं हूँ। मैं हाँ, कौन? अखिल हो क्या? कहने लगा, हाँ सही पहचानी। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? वह कहने लगा कि कुछ नहीं, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे मिल लेता हूँ, तुमसे बात कर लेता हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी अपने कमरे में जाओ। अखिल तो कोई छोटा बच्चा नहीं था, वह अब 28 साल का नौजवान लड़का था और मुझे अब उससे काफ़ी डर लगता था। वह जब भी मुझे देखता बहुत अजीब नज़रों से मुझे देखा करता था। ऊपर से नीचे देखकर वह अपनी जुबान फेरता था। उसकी नज़रों में मैं परेशान हो जाती थी। मैंने उससे कहा, तुम जाओ अपने कमरे में, लेकिन वह नहीं माना और मेरे कमरे के अंदर आ गया। वह कहने लगा, तुम इतनी डर क्यों रही हो? इस वक्त सब सो रही हैं, सिर्फ तुम और मैं, चलो ना बैठकर बातें करते हैं। वह मेरी लाख मना करने पर भी अंदर आ चुका था, मेरे बहुत करीब आ चुका था। मैंने उसे बहुत जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं गया। अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेरने लगा। मैंने उसे मना किया, ऐसा मत करो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वह नहीं माना। मैंने उसे धक्का दिया और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मुझे पटक दिया। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। बादल की गरज ने, तेज बारिश ने मेरी आवाज़ दब चुकी थी। मेरी ज़्यादा चीखने चिल्लाने पर वह मुंह बंद कर दिया, जिससे मेरी आवाज़ भी दब चुकी थी। फिर उसने जो मेरे साथ किया, वह लगातार बार बार मेरे साथ सब कर रहा था। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वह अपनी हवस पूरी मेरे जिस्म में मिटा चुका था। मैं बेहाल हो चुकी थी। वह अपनी हवस मिटा कर जा चुका था। मैं एक कोने में सिमट कर रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पापा को सारी बातें बता दूंगी। मैंने अपना आंसू साफ किया और अपने पापा के कमरे में चली गई। मेरे पापा का दरवाज़ा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। रात के 2 बज रहे थे। उस हैवान ने मुझे 3 घंटे तक जकड़ कर रखा था। मेरे पापा का दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो मेरी सौतेली माँ पापा दोनों बाहर निकले। इससे पहले कि पापा से मैं कुछ कहती, मेरी सौतेली माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, क्या हो गया है? तुम्हें दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? आधी रात को बेवजह नींद खराब कर दी, ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, मम्मी वह अखिल ने मेरे साथ। पापा ने कहा, अखिल ने क्या किया तुम्हारे साथ? मैंने कहा, पापा अखिल ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तभी मेरी सौतेली माँ मुझे चीख कर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, बदतमीज़ लड़की, मेरा भाई इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है, वह ऐसा हरकत कभी नहीं करेगा। तुम ज़रूर अपना सपना देख रही होगी, हमारी नींद हराम कर रही हो। जाओ अपने कमरे में। पापा को खामोश खड़े थे। वह भी मेरी हालत नहीं देखे। मैं बहुत ही गंदी हालत में थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे धक्के मारकर अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। पापा ने भी कुछ नहीं कहा, वह खामोश थे। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? क्या किसी को दिखाई नहीं दे रहा? मेरा दुख किसी को दिखाई नहीं दिया, मेरी हालत किसी को दिखाई नहीं दिया। मैं रात भर करवटें ले कर सोती रही, सिसकती रही, अपनी माँ को याद करती रही। सुबह हुई तो मैं बाहर निकली। अखिल भी अपनी आंखें मटकाता हुआ बाहर निकला। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। मेरी सौतेली माँ वहीं खड़े थे। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम बताओ, तुमने मेरे साथ रात में क्या किया? तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तुमने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। तुम मेरे पापा के सामने बताओ, तुमने मेरे साथ जो भी किया वह तुम्हें बताना होगा। लेकिन वह कहने लगा, तुम पागल
पागल हो गई हो क्या? मैंने तो अपने कमरे में सो रहा था, ऐसी हरकत तुम कैसे साथ क्यों करूँगा? तुम मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो? मेरी सौतेली माँ ने कहा, देखा मैंने कहा था ना मेरा भाई इतना गिरा हुआ नहीं है। मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, मेरी बात पर किसी को यकीन नहीं किया। मेरे बाप तक ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जिस रहा था उनके बीच में वहीं चली जाऊं, लेकिन कहाँ जा सकती थी। घर में तो भेड़िया काट खाने के लिए तैयार था, बाहर तो हजारों काट खाने के लिए तैयार है। मेरी सौतेली माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि हुलिया ठीक करो और काम करो, भूख लगी है, खाना खाना। मैंने हुलिया ठीक किया और खाना बनाने लगी। मैं कांपते हाथों से खाना बनाई और सोच लिया कि पापा के सामने साबित करूंगी रहूंगी अखिल ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। मैं अपनी फरियाद किसे सुनाती, किससे बतियाती? कोई मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। जब मेरा अपना खुद का बाप मुझ पर यकीन नहीं किया तो मुझ पर कोई गैर क्या यकीन करता। खैर धीरे धीरे इस तरह वक्त भी फिर से गुजरने लगा। देखते ही देखते 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजर गया। मैं सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि फिर वही भयानक रात मेरे सामने आई। अखिल फिर से मेरे कमरे में आधी रात को घुस आया। उसने मेरे साथ फिर वही किया जो उसने पहले किया था। मेरे हाथों में रस्सी बांध दिया, मेरे मुंह में उसने बंद कर दिया और मेरे साथ वही सब किया जिस्म का वह नोच डाला। अपने दांतों से मेरे जिस्म पर हर अंग में काट चुका था। अपना प्यास बुझाकर जा चुका था। रात 1 बजे उसने जाने के बाद मैंने खुद को आईने में देखा। अपनी भद्दी और डरावनी लग रही थी। मुझे खुद को देखकर डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मर जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं। मैं घर रात उसी वक्त निकल गई और चारों तरफ सन्नाटा था। कुत्ते चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं चलती जा रही थी सुनसान रास्ते पर। मैंने देखा बहुत ही तेज़ी से एक कार मेरी तरफ चलती आ रही है, जिसे देखते ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जान दे दूंगी और मैंने ऐसा ही किया। मैं उस गाड़ी के सामने कूद गई, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी। मुझे होश आया और मैं खुद को अस्पताल में सर पे पट्टी बंधी थी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं खुद बैठ भी नहीं सकती थी। मैं अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई तो सामने कोई नहीं था। एक नर्स थी जिसे मैंने आवाज़ दिया। मैंने कहा, नर्स मैं यहाँ कैसे आई, मुझे किसने यहाँ पर लाया? उसने कहा कि आपको किसी राजीव खुराना ने लाया है, उन्होंने ही आपको यहाँ पर एडमिट किया है। बहुत ही बुरी हालत में थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाने दें, लेकिन वह कहने लगी कि आप ऐसी हालत में नहीं है कि आप यहाँ से नहीं जा सकती। जब तक आपका इलाज सही से नहीं हो जाता, आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा, नहीं मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं चीखने चिल्लाने लगी। अखिल का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। तभी सिस्टर ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। उस इंजेक्शन से मैं नींद में चली गई। मेरी नींद खुली तो सामने बहुत ही खूबसूरत नौजवान मर्द मेरे सामने खड़ा था। देखने में वह मुझे जाते हुए देखा और मेरे हालचाल पूछने लगा। उसने कहा, कैसी हैं आप, आपका क्या नाम है, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, आप मुझे बता दें, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ, या फिर आप अपना उनका नंबर दे दें, मैं उनको फ़ोन करके यहाँ कह देता हूँ कि आपको आकर ले जाएंगे। उन्होंने जैसे ही मेरी मम्मी पापा का नाम लिया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनसे कहा दिया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, आपने मेरी जान बचाई है, उसके लिए मैं आपके एहसानमंद हूँ, आप मुझे जाने दें। उन्होंने मुझे फिर से पूछा, आप कहाँ रहती हैं, आप जहाँ रहती हैं चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं आपको क्या बताती कि मैं कहाँ रहती हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। एक घर था जो मेरा होकर भी मेरा नहीं था, उसे मैं छोड़कर आ चुकी थी और दोबारा उस गड्ढे में नहीं जा सकती थी जहाँ पर मेरा कोई नहीं था। मैं खामोश हो गई। मैं गहरी सोच में चली गई। मेरे दिमाग में बस नहीं था, मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मैंने उस नौजवान आदमी के गले से लिपट गई और चीखने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे बचा लो, वह मेरे साथ फिर से गलत काम करेगा, मैं वह सब नहीं करना चाहती। इतना कहकर वह फिर से बेहोश हो चुकी थी। होश में आया तो मैंने खुद को एक बहुत ही खूबसूरत कमरे में पाया। वह कमरा बहुत ही खूबसूरत था। मैं बहुत ही सुंदर बिस्तर पर सोई हुई थी। मेरी नज़रें कमरे में चारों तरफ घूम रही थी। मैं उठकर खड़ी होना चाहती थी, लेकिन मुझे इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उठ सकूं। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह से हिम्मत जुटाकर बेड से उठकर खड़ी हुई। जैसे ही बेड से नीचे उतरी
लगी, मैं ज़मीन पर गिर गई। तभी एक औरत मेरे पास आई और मुझे ज़मीन से उठाया और फिर से बेड पर बिठा दिया। वह मुझसे बहुत अच्छी तरीके से पूछने लगी, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत इतने अच्छे से बात कर रही थी कि मेरी आंखें भर आई। मैंने उससे कहा, माँ जी मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ? वह कहने लगी, बेटी तुम्हें राजीव यहाँ ले आया है, तुम बहुत ही बुरी हालत में थी, वह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसने तुम्हें अपने साथ ले आया। मैं जब उससे कहा, माँ जी आप मुझे जाने दें, मैं ठीक हूँ, लेकिन वह औरत कहने लगी, बेटी तुम तो सही से चल भी नहीं पा रही है, तो फिर तुम ठीक कैसे हो? मुझे राजीव को सारी बात बता दी और आधी रात को सड़क पर थी, राजीव की गाड़ी के सामने आ गई। तुम्हारी यह हालत राजीव की वजह से हुई है, तो राजीव तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है? राजीव की गाड़ी से तुम्हें टक्कर मार दी थी। मेरा बेटा दिल का बहुत अच्छा है, वह अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था, वह बाहर ही गया था और अपना घर आ रहा था, तभी रास्ते में तुम उसकी गाड़ी के सामने आ गई। तुम बहुत जख्मी हो गई थी, तुम्हें हॉस्पिटल उठा कर ले गया। उसने मुझे बताया कि तुम अनाथ हो, तुम कहाँ जाओगी और तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि तुम अकेली कहीं जा सको। मेरी कोई बेटी नहीं है, अगर मेरी बेटी होती तो तुम्हें जैसी ही होती। तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकती हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो बेशक तुम चली जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसी हालत में हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वह औरत मुझे इतना कहकर बेड पर लिटा कर चली गई। मेरे लिए बहुत सारे खाने की चीज़ें आई, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। मेरा प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई, मैं उनसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी गोद में सर रख कर लेट गई और कहा कि माँ जी क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? औरत कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? माँ जी मेरा नाम पूछा तो मैं तो अपना नाम भी भूल चुकी थी। मेरा नाम क्या है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरा नाम क्या है? मैंने कहा, माँ जी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरा क्या नाम है? वह कहने लगी, अच्छा ठीक है तुम आराम करो, मैं तुम्हारा नाम याद आ जाए तो बता देना। मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ जी। वह औरत चली गई। मैं अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि मैं अपना नाम कैसे भूल सकती हूँ। मैं अपना नाम सोच रही थी, मेरा नाम याद ही नहीं आ रहा था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पापा कौन है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरा घर कहाँ है, मुझे यह भी नहीं याद आ रहा था। अचानक से मेरे नौजवान मर्द मेरे सामने आया, उसने भी मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम नहीं बताया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, कहाँ से आई हूँ, मुझे यह सब कुछ नहीं पता। मैं जिस हालत में थी उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा और कमरे में से चला गया। मैं सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो उठकर इधर उधर देखने लगी। यह बहुत ही बड़ा घर था और बहुत ही सुंदर खूबसूरत घर था। बहुत सारे नौकर भी अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। तभी मेरी सामने माँ जी आई। वे कहने लगी, राजीव तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, तुम अपना चेकअप करवा लो। राजीव तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, मेरा चेकअप हुआ, डॉक्टर ने बताया कि यह अपनी याददाश्त खो चुकी है। राजीव ने कहा, डॉक्टर साहब याददाश्त कब तक आएगी? डॉक्टर ने कहने लगा, वह तो नहीं पता, हालात पर छोड़ देना होगा, उसकी याददाश्त अपने आप ही आ जाएगी या उसकी याददाश्त कभी वापस ना आए। डॉक्टर का इतना कहना था कि मैं उठकर बाहर आ गई और मैं अपने ज़्यादा परेशान हो गई। तभी राजीव भी बाहर आया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बिठाया। मैं चुपचाप ही थी। राजीव ने कहा, अच्छा तो तुम सब कुछ भूल चुकी हो, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? तुम्हें तो अपना नाम भी याद नहीं। मैं उससे कहने लगी, अब नहीं याद आ तो क्या करूं? फिर उन्होंने मुझे नाम दिया। ये सुनकर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें रूहानी ही कहकर पुकारूंगा। मैं मुस्कुराने लगी और उनसे पूछने लगी, रूहानी का क्या मतलब होता है? तो वह कहने लगे, इसका मतलब छोड़ दो, मैं तुम्हें नाम अच्छा लगा तो बोल दो। मैंने कहा, नहीं नहीं ठीक है, आपकी जो मर्जी, मुझे कह सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा, तो फिर चलो हम शॉपिंग करते हैं, आपको जो चाहिए वो ले लेना,
मुझे बहुत बड़े कपड़े की दुकान पर ले गए और अपने लिए सारे कपड़े लिए, मेरी शॉपिंग की और हम दोनों घर आ गए। मैंने माँ जी को अपनी सारी चीज़ें दिखाई, माँ जी बहुत खुश हुई। राजू नाम का एक नौकर, वह मेरे सामान को मेरे कमरे में रख दिया। वह हम लोग बातें करते रहे। मुझे याद आया कि मैं बहुत ही अच्छा खाना बनाती हूँ। मैंने माँ से कहा, आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ माँ, आप लोगों को पता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तभी माँ जी हैरान हो गई, वह कहने लगी, तुम सच में खाना बनाती हो? ठीक है, चलो आज तुम अपने हाथों का खाना बनाकर हमें खिलाओ। मैं खुशी खुशी किचन में गई। राजू वह मेरी मदद करने के लिए था। जो भी चीज़ इधर उधर रखी हुई थी, मैं जो चीज़ मांगती गई वह मुझे देता गया। मैंने राजीव और उसकी माँ के लिए खाना बनाया और मिलकर खाना खाया। धीरे धीरे वक्त इसी तरह से गुजरता गया। 6 महीने गुजर गए थे। इसी बीच मेरा गुजरा हुआ कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मेरे माँ बाप, मेरा नाम, मेरा पता, मुझे कुछ याद नहीं आया। लेकिन इसी बीच मेरी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। राजीव से मैं प्यार करने लगी थी। 6 महीनों में मैं राजवीर को बहुत पसंद करने लगी थी। मैं उसे दिल ही दिल में बहुत चाहने लगी थी, लेकिन मुझे उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उससे अपने दिल की बात कहना चाहती थी। मैं सोच लिया था कि इन दिनों मैं राजवीर को अपने दिल की बात बता दूंगी। खुद को बहुत तैयार करके रखती थी, सिर्फ और सिर्फ राजवीर के लिए। राजवीर मेरी तारीफ करता तो मुझे बहुत खुशी होती। मैं बहाने बहाने से राजीव के सारे काम करती। राजीव मुझे मना करते। वह कहना था रोहानी घर में बहुत सारे नौकर हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहती, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मुझे मत रोकें। वैसे भी मैं दिन भर खाली रहती हूँ, कुछ कुछ करती हूँ तो मेरा मन लगा रहता है। खैर, आज माँ जी हम लोगों ने राजवीर बातें करने वाली थी। माँ और मैं राजवीर का इंतज़ार कर रहे थे। राजवीर शाम को जब घर आए तो माँ उन्हें अपने पास बिठाया और उनकी शादी की बात करने लगी। माँ जी कहने लगी, राजवीर मुझे एक बहू चाहिए, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। कब तक तुम कुंवारे रहोगे? ये तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। राजवीर का कहना था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे जब शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन माँ जी जिद पर अड़ी रही। माँ जी कहने लगी, कुछ नहीं सुनूंगी, मैं बस तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रही हूँ। रूहानी और मैं मिलकर तुम्हारे लिए लड़की पसंद करेंगे। ठीक है रोनी, मैंने कहा। माँ जी आप उनकी बातें परेशान हो चुकी थी। राजवीर बहुत प्यार करती थी और किसी से होते हुए कैसे देख सकती थी। रूहानी चलो हम लोग घूमने चलते हैं कहीं, क्या ख्याल है आपका? आज मेरा ऑफिस की छुट्टी है। मुझे पूछा तो मैं खुश हो गई। मैं तुरंत हाँ कह दिया। हम दोनों घूमने के लिए चले गए। हम दोनों बिल्कुल अकेले थे और मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। मैं राजवीर से कहा कि राजवीर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, राजवीर मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यह नहीं जानती कि कौन हूँ, माँ बाप कहाँ हैं, पीछे क्या हुआ, लेकिन आज मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती। आपकी मर्जी। राजीव मेरी बातें सुनकर खामोश हो गए। उन्हें मेरा कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी खामोश हो गई और कुछ कहना जरूरी नहीं समझी। हम दोनों घूमकर घर वापस आ गए। राजवीर मेरा हाथ पकड़कर माँ जी के पास ले गया। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैंने लड़की ढूंढ ली है, रूहानी से शादी करना चाहता हूँ। राजवीर की ऐसी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सिर्फ उससे दिल की बात कहा था, मैंने शादी के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने शादी की बात की तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खुश थी बहुत ही ज़्यादा। फिलहाल माँ जी कहने लगी, बेटा मुझे तो रूहानी बहुत पसंद है, मुझे रूहानी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो चाहती हूँ कि रूहानी अपनी बहू बनाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम किसी और को पसंद करते होंगे, इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने लिए रूहानी को चुना। मैं इतना खुश थी कि हमारी शादी की तैयारी शुरू हो करने में लग गई। कमरे में आ गई और ऑफिस से राजीव आ जाए थे। बहुत परेशान थे। राजीव ने कुछ कहा नहीं, कहना चाहती थी। राजवीर का इंतजार कर रही थी। हम सब ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। रात 12 बज चुके थे, लेकिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे जिस्म पर नाखूनों के निशान थे, दांतों के निशान थे। मुझे कुछ भी याद नहीं था मेरे पीछे क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे साथ बहुत गंदा सलूक किया है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं करवटें ले लेकर पूरी रात गुजारी। 23 दिन कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। हमारी शादी का दिन आ गया। हमारी शादी बड़े धूमधाम
धूमधाम से हुई। आज मैं सुहागरात की सेज पर बैठी राजवीर का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था। मैं बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के जोड़े में बैठी थी और खूबसूरत लग रही थी। मैं बहुत बेसब्री से राजवीर का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। काफ़ी अंधेरा था, मौसम थोड़ा ख़राब था। राजवीर धीरे से मेरे करीब आया। अचानक से बादल ज़ोर ज़ोर से गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी। राजवीर खिड़कियों को खोलकर मुझे बारिश दिखा रहा था। बारिश की बूंदें को अपने हाथों में लेकर मेरे चेहरे पर छिड़कने लगा। तभी बहुत ज़ोर से बिजली कड़की। मेरे अपने कानों को बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो, मेरे साथ मुझे छोड़ दो। राजवीर कहने लगा, अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता, तुम आराम से बैठ जाओ। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे हाथ मत लगाना, दूर हटो मुझसे। राजवीर कहने लगा, रूहानी ये क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने कहा, छोड़ दो मुझे। मैंने राजवीर को धक्का मार दिया और कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं पापा को सब बता दूंगी। पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मैं बेहोश हो चुकी थी। सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा लाल रंग के जोड़े में हूँ और दुल्हन बनी हुई हूँ, और खुद को आईने में देखा तो मुझे मेरी आंखों के सामने मेरा वह चेहरा याद आ रहा था। हाँ, वह चेहरा जो बहुत ही गंदी और भयानक थी। हाँ, मुझे सब याद आ गया चुका था। अखिल जिसने मेरे इज्जत को तार तार कर दिया था, सब कुछ याद आ गया। मैं अपने चारों तरफ देखने लगी। यह कमरा बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ था। मेरे सामने मेरा अतीत भी आ चुका था। मेरा बीता हुआ कल मेरे सामने घूमने लगा और मेरा आज राजीव से मुझे खुशियाँ देने के लिए बाहें फैलाए हुए था। लेकिन अब मैं बहुत ही उलझन में हूँ। मेरी यादें वापस आ चुकी हैं। मैं इस भयानक अतीत को लेकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती। मुझे राजीव को सच बताना होगा। मेरी सौतेली माँ मेरा बाप होकर भी मेरा बाप नहीं। दोस्तों, आप ही मुझे बताइए कि मुझे अपने अतीत को भूल जाना चाहिए, क्या मुझे राजीव को सब कुछ बताना चाहिए, या फिर मुझे अपने अतीत को भुलाकर राजीव को बता देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।